ओके, सो रिकॉल करना, लास्ट क्लास में हमने 3D स्टार्ट कर दिया था। 3D में हमने सबसे पहले LMN और ABC इसके बारे में डिस्कस किया था। LMN क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन। ABC क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर ABC गिवन है तो LMN निकालने का तरीका आता है सबको? L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन, तो इनकी वैल्यू और पता है हमें क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये क्लियर? अल्फा बीटा गामा वो लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एंगल बनाती है, उसे कहा जाता है अल्फा बीटा गामा। ये चीज क्लियर? फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन देखे थे, जिसमें हमने ये तो जनरल फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे बेस्ड थी जो हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने दो फॉर्म्स देखे थे। एक जो था ये, जब आपको किसी लाइन में गिवन पॉइंट और उसके पैरेलल गिवन वेक्टर पता हो और उसका इक्वेशन निकालना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखने की, ये दो चीजें देखो, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए उस लाइन में आने वाले किसी भी पॉइंट का क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या होते हैं? x1i, y1j और z1k। और वेक्टर बी उस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर होता है जो ai, bj और c के होता है। a, b, c ये डायरेक्शन रेशियो है किसके? लाइन के की वेक्टर के? a, b, c डायरेक्शन रेशियो किसके हैं? इस लाइन के या इस वेक्टर के? दोनों के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन रेशियो दोनों के हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? सेम होंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? हाँ, ये वाला फॉर्म देखा था, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो अगर आपको ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन का या लाइन की इक्वेशन का, तो आप उससे x1, y1, z1 मतलब उसका पॉइंट निकाल सकते हो, ABC मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने देखा था 2 पॉइंट फॉर्म। इस पे एक हमने सिंपल एग्जांपल सॉल्व किया, फिर उसका 2 पॉइंट फॉर्म स्टार्ट किया था। मैंने 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आपको सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म ध्यान में रखने के लिए बोला है, वेक्टर फॉर्म आप कन्वर्ट कर लोगे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर हमने क्या किया? कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस ये निकाला था। तो कोई भी दो लाइन के अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आप पहले उसमें से वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आइडेंटिफाई करोगे, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लोगे, वही उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा वेक्टर b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। हटा दो इसको फिर मैं। चलो ठीक है, अब यहां से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हेडिंग डालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्क्यू लाइंस किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब मैं उसमें पढ़ा रहा था एक बार, लेक्चरर रिक्रूटमेंट होता है ना जो स्कूल के टीचर्स का, तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था यही वाला, व्हाट इज स्क्यू लाइंस? तो ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर लाइंस, ऑप्शन सी कोप्लेनर लाइंस, ऑप्शन डी नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल लाइंस। ऐसे 4-5 ऑप्शंस थे। तो स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती है, देखो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ना ही एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है। एक्चुअली दो डिफरेंट प्लेन्स पे। तो हाँ मतलब जो भी ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी उसके हिसाब से जो मैं अभी ऑप्शंस दे रहा था। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस का मतलब सबको समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले ना यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोल रहा है? क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू मॉड। तो मॉड क्यों लगा है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आएगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब ये B1 B2 क्या है, A1 A2 क्या है? तो ये आपको दोनों लाइन की इक्वेशन से मिलेगा। तो ये पहले लाइन की इक्वेशन, ये दूसरे लाइन की इक्वेशन,
यहाँ से आपको ये चारों वेक्टर मिल जाएंगे और उन चारों वेक्टर्स को इस फॉर्मूले में पुट करो, आपको दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लिया सबने? जल्दी करो क्योंकि तुरंत मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने वाला हूं। ऐश्वर्या पिछले क्लास अटेंड नहीं किया था, समझ में आया क्या? प्रेजेंट है ऐश्वर्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया। ओके, हाँ। क्यों नीरज, तू क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है भाई? क्यों अपसेंट हो रहा है? और अगर अपसेंट हो जाते हो तो इंपॉर्टेंट क्लास की उसका एक बैकअप ले लो। मैं तो रिवीजन के लिए भेज रहा हूँ पूरा रिकॉर्डिंग। हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर a इज इक्वल वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये होता है। आप इससे पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे जिससे आपको वेक्टर a1 मिल जाएगा, फिर दूसरे वाले से वेक्टर a2, फिर सिमिलर वे में वेक्टर b1 और फिर मिल जाएगा वेक्टर b2। तो ये चारों वेक्टर निकाल के बताओ, लिखो अपनी कॉपी में। नीरज क्या होगा वेक्टर a1? इधर देख और जल्दी समझ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो ये जो लैम्डा से जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा वेक्टर b हो गया, और उसके अलावा जो बचा हुआ वेक्टर वाले कंपोनेंट है वो वेक्टर a है। तो यहाँ पर पहली वाली लाइन के लिए इसलिए वेक्टर a1, तो ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप। समझ गया ये? यस। और वेक्टर b1 क्या होगा इसमें से देख के बता, ये पूरा हो जाएगा वेक्टर b1, तो ये क्या आ जाएगा 2i माइनस j प्लस k। क्या ये क्लियर? यस सर। अब वैसे ही वेक्टर a2 और वेक्टर b2 बता। वेक्टर a2 2i प्लस j माइनस k। करेक्ट, तो ये वेक्टर a2 हो गया और वेक्टर b2 3i माइनस 5j प्लस 2k। 3i माइनस 5j प्लस 2k। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कौन सा फॉर्मूला है? d इज इक्वल्स टू मॉड, बताओ क्या था? b1 क्रॉस b2 डॉट क्या आ रहा है यहाँ पर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये है फॉर्मूला। यस सर। तो यहाँ अगर ऑब्जर्व करोगे तो सारी जगह पे आपको b1 क्रॉस b2, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे यूज हो रहा है ना, तो पहले निकाल लो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं याद है? डिटरमिनेंट सॉल्व करके, जिसका फर्स्ट रो यहाँ पर क्या हो जाएगा i j k, सेकेंड रो में b1 वाला टर्म आ जाएगा जो है 2 माइनस 1 एंड 1, थर्ड रो में आ जाएगा 3 माइनस 5 एंड 2। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करो, निकालो, बुक से मत देखना सॉल्यूशन। सर मेरे को डाउट हो रहा है क्या? इधर पे पहले a2 क्रॉस a1 लिखा है, यहाँ पे a2 माइनस a1 लिखा है, हाँ, यहाँ पे ये ऐसे माइनस है, यहाँ पे क्रॉस है। वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, ये माइनस ही होगा। ठीक है, मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ना उसको लिख दो। बीच में सबके प्लस होता है, किसके बीच में? i प्लस j प्लस k। नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले वाला i प्लस होता है, वाला प्लस होता है, j वाले के लिए माइनस होता है। अच्छा, i फिर इधर पे क्या आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -5 जो कि +5 बन जाएगा, फिर -j, इधर पे क्या आ जाएगा 4 -3, फिर +k, इधर पे क्या आ जाएगा -10 + 3 -10 + 3,
तो यहाँ पर जो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आ रही है ये -j -7 की। क्या ये सबका आगे एक बार कंफर्म करो। ओके, अब ये जो B1 क्रॉस B2 आया है, यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में यूज होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये कैसे निकलेगा? √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड? √59। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? और क्या चीज की जरूरत है? ये तो हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हम A2 माइनस A1 भी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 वाला मेथड, ये तो सबको आता है ना। A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा? इसमें से ये टर्म माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा +0j, प्लस के का, फिर इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो -k। एक बार चेक करो ये आ गया सबका? यस सर। ओके, अब आपको न्यूमरेटर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। मतलब कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देख लो कैसे होगा। ये 3 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 मतलब कितना हो जाएगा 3। -1 और 0 मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या हो जाएगा -0, और -7 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा +7। तो ये कितना आ जाएगा 10। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब फाइनली इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? D = mod। तो न्यूमरेटर वाली पूरी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है 10। तो ये पूरी वैल्यू 10 आ जाएगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कितनी है √59। तो फाइनल आंसर 10/√59 ही आएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो ये डिस्टेंस आ गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर शॉर्टेज वो मिल रही है सर एक जगह, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग ओरिजिन नहीं, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यस सर। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता तो सोने का क्या जल्दी बोलता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो, तो क्या करते? cos थीटा वाला फॉर्मूला। ये B1 और ये क्या लेते? B2, फिर वही cos थीटा वाला फॉर्मूला। हटा दो उसको फिर मैं। चलो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 10/√59 करेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यस सर। वो पूछ रहा है सर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो पता है वो जो बड़े बड़े साधु मुनि लोग शांत होकर मौन रखे होते हैं ताकि वो फोकस कर पाए चीजों पे। अगर तुम लोगों को कम समय में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, जैसे यूजुअली एग्जाम टाइम पे होता है, तो तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए कम बोलना पड़ेगा और कम सोचना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ वाकई में। जैसे तुम लोग एग्जाम टाइम में जब कभी एग्जाम फेस की होगी, एकदम एनुअल एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो रात को नींद में भी वही सपना आता है ना जो पढ़े हो क्वेश्चन, होता है ना ऐसा? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है एक ही जगह पे फोकस्ड हो गया है, समझ रहे हो? और वैसे अगर मान लो कोई दिन भर कोई पिक्चर देखे हो और रात को सो गए, सपने में भी वही पिक्चर आएगी कि नहीं? तो अपने ब्रेन को ना एक जगह पे फोकस करो। मतलब अभी से लेके एग्जाम डेट तक ये सोच लो कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा पढ़ाई के अलावा, मैं कोई मूवी नहीं देखूंगा, कोई वीडियो नहीं, कोई एंटरटेनमेंट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सोचो।
ताकि तुम्हारा ब्रेन एक ही जगह पे फोकस हो जाए। ठीक है, नोट किया ये फॉर्मूला? चलो कर लो जल्दी से। तो सेम है, यहाँ पर भी दो लाइंस हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन ये हो गई, सेकेंड वाली लाइन ये हो गई। अगर आप दोनों लाइन में एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर वेक्टर v1 वेक्टर v2 नहीं है, दोनों जगह पे वेक्टर v ही है। ऐसा क्यों? तो दोनों पैरेलल है, तो दोनों डायरेक्शन सेम, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों लाइन एक ही वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गई ये चीज? तो आपको अगर मान लो नहीं भी दिया है तो आप पहचान सकते हो इक्वेशन देखिए कि लाइन पैरेलल है या नहीं। मैं यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, आप बताना ये पैरेलल है या नहीं। वेक्टर ए कुछ भी हो सकता है, प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू, इधर पे आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? यस देखो, अगर मान लो, सुनो एक सेकंड सुनना सारे बच्चे इधर पे, अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती, क्योंकि अभी यहाँ पर भले ही ये दो अलग वेक्टर देख रहा है v1 और v2, लेकिन इनका रेशियो सेम है ना, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 1/2, इसका रेशियो कितना है 1/2, इसका रेशियो कितना है 1/2। तो अगर मान लो मैं 2 कॉमन निकाल लूं इसमें से और 2 म्यू को क्या लिख दूं, म्यू डैश लिख दूं, तो दोनों वेक्टर सेम बन जाएंगे कि नहीं? मैंने 2 कॉमन निकाला और ये कितना हो गया 2 म्यू, तो वो एक कांस्टेंट है उसको मैंने लिख दिया म्यू डैश, तो ये कितना हो जाएगा i माइनस जे और प्लस 2k। तो देखो दोनों वेक्टर सेम बन गए, समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। लेकिन अगर ये प्लस है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि वहां पर रेशियो इक्वल नहीं आएगा। समझ गए ना सभी ये? ठीक है, तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूले में बस इतना चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो रहा है आप ऑब्जर्व कर लिए ना, वहां पर v1 क्रॉस v2 आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ वेक्टर b आ रहा है। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना इस पे बेस्ड। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। पहले तो वेक्टर a1 और वेक्टर a2 आइडेंटिफाई करना और फिर वेक्टर b आइडेंटिफाई करना। आप यू क्या सर्च कर रहे हो बताओ? एक्सरसाइज। अरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, एग्जाम्पल क्या? बस देखने कितना क्वेश्चन है। पहले इसको करो। अच्छा वेक्टर v1 ने किया वेक्टर v2। दोनों सेम ही तो है, अच्छा तो वेक्टर b लेंगे उसे सिर्फ। हाँ, क्या फॉर्मूला है पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का? पीहू d इज इक्वल्स टू, हाँ बोल के बताओ। हाँ, वेक्टर b इनटू वेक्टर b डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हाँ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्या ये निकाल सकते हो तुम ये? हाँ दिखाओ फिर। ओके, सो यहाँ पर 1/7 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आ जाएगा √/4 + 9 13, 13 + 36 39, √39 आ रहा है क्या? 49 13 + हाँ 49 सॉरी √49। और फिर a2 माइनस a1 निकाल रहे होंगे, a2 माइनस a1
तो यार होगा 2i प्लस j माइनस k, और उसका जब डॉट लोगे b के साथ तो यहाँ पर न्यूमरेटर आ जाएगा डायरेक्टली 4 प्लस 3 माइनस 6 अपॉन रूट 49, जिसकी वैल्यू 7 होती है। 1/7 आएगा आंसर। यस करेक्ट। सर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट नीचे फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। मैंने उसको देख के मॉडिफाई कर दिया। अच्छा क्रॉस है क्या? Yes, sir. एक बार देखो तो बुक में क्या दिया है? जैसे क्रॉस ही है। Yes. ओ सॉरी, क्रॉस है ना, तो इसको करेक्ट कर लो। कौन सा है? तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना, फिर ये इनकरेक्ट हो गया। तो पहले वाला जो फॉर्मूला है जिसमें दो बी की अलग अलग वैल्यू, उसमें डॉट प्रोडक्ट अब b1 क्रॉस b2 है, फिर डॉट a2 माइनस a1। क्या कर रहा है आयुष? इधर सामने बैठ, सामने। हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअली, तो ये चेंज होगा ना, ध्यान में रखना फिर उसमें। माइनस 9 आई। यस प्लस 14 की कैप माइनस 4 की कैप। अब इसका मॉड लेना पड़ेगा ना, Yes. मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो b1 क्रॉस a2 माइनस a1, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 293/7. यस करेक्ट। सो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो √9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, सो फाइनली 102, 202, 212 और 293 आएगा। तो फाइनली जो डिस्टेंस आ जाएगा √293 डिवाइडेड बाय 7। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखो यहाँ तक सारे टॉपिक खत्म हो गए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने, ठीक है? यस तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा जहां फंसो। हाँ, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है और क्या करना है, ये चीजें समझ में आए? यस अकॉर्डिंग फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ, सुन लो। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं।
Yes, sir. तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये तीनों है, तो इसे हम L1, M1 और N1 लेंगे। दूसरी वाली लाइन के ये है जिससे हम L2, M2 और N2 लेंगे, और उसी तरीके से ये L3, M3 और N3 लेंगे। ये समझ में आ गया? Yes, sir. तीन अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन। Okay, sir. अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो पहली लाइन को मैं L1 अगर मानूं, दूसरे को अगर मैं L2 मानूं, तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। लेकिन LMN के केस में भी ये सेम कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। Zero. अगर आया तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगी। तो निकालो, ये कैलकुलेशन करो, L1 L2 M1 M2 N1 N2।
जस्ट अ सेकेंड, अभी आ रही क्या ऐश्वर्या? हाँ सर अब आ रहा है सर। ओके, तो x प्लस 1/2, क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और वो माइनस 3 से चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -6, और ऊपर वाले को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, z माइनस 1/3, और नीचे में कितना आ जाएगा, 3। समझ में आई ये चीज? अब यहां से जो वैल्यू मिलेगी ना, इससे तुम्हारा एक्चुअल में क्या बनेगा, वेक्टर बी बनेगा। समझ गए? तो कभी भी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले, और इसके लिए दिया था ना मैं लास्ट क्लास में स्टेप का। हाँ, तो अब उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, वेक्टर a की जगह पे क्या आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, वेक्टर b की जगह पे आ जाएगा 2i माइनस 6j प्लस 3k। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। हटा दूं फिर क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन बताना है। तो वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो पहले मुझे वेक्टर a बताओ क्या होगा, 5i minus 4j plus 6k। 5i माइनस 4j प्लस 6k। ये सबको क्लियर है? ये कैसे आया, -4 क्यों लिया वो भी क्लियर ना, क्योंकि +4 था तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होना चाहिए। ठीक है, और वेक्टर बी तो डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। सीधे सीधे पुट कर दो, आगे आपका आंसर। हटा दूं फिर इसको मैं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो ये आपको दो लाइंस गिवन है, फर्स्ट वाली ये है, सेकंड वाली ये, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या होता है एंगल निकालने का तरीका, cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो यहाँ पर b1 ये होगा और b2 ये होगा। सॉल्व करो जल्दी, बताओ। आई विल सॉल्व करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आता है शशांक, तेरे को भी आता है? ये नहीं आता तो बोल, बताऊंगा, जल्दी बोल। लेकिन देख, पहले तो जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। समझ गया? तो जब मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो ये a है और लैम्डा से जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, b है। तो ये वाला पूरा वेक्टर तेरा वेक्टर b1 हो गया, समझा गया? और वैसी दूसरी लाइन में जो ये म्यू से मल्टीप्लाइड है वो तेरा वेक्टर क्या हो गया, पहले तेरा वेक्टर b2 हो गया। तो पहले ये दोनों वेक्टर को अलग से निकाल के लिख ले। वेक्टर b1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3i प्लस 2j प्लस 6k। वेक्टर b2 क्या हो जाएगा तेरे यहाँ पर, i प्लस 2j प्लस 2k। ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद तू क्या कर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, b1 डॉट b2। कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट? ये आता है डॉट प्रोडक्ट निकालना। देख इधर, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, i और i वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और i 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा, 1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई का 2 2 जा प्लस 2 मल्टीप्लाई होगी कितना बनेगा, +4। j डॉट j क्या हो जाएगा, 1। वैसे 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। तो फाइनली इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 19। आगे आइए, फिर अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 जल्दी निकाल के बता मुझे क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 कितना आ रहा है, 9 प्लस 7 रूट 49। तो ये आ जाएगा 7। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 कितना है, रूट 9, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 19 और ये हो जाएगा 3 into 7।
तो हो जाएगा 19/21। चेक करो ये आया क्या? तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दैट। सेकेंड पार्ट बन जाएगा। यस सर। छोड़ दूं मैं फिर? जगह छोड़ो और ये अगली क्लास में चेक कराना है इसका सॉल्यूशन मुझे, ठीक है? होमवर्क सेकेंड वाला हटा दो उसको मैं। अब टाइम बचा, अभी सॉल्व कर लिए चलेगा, लेकिन उसको करना है। अब इसके अंदर ये इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में वही करना है जो इस बार किया था, एंगल निकालना है। बस ये किसमें गिवन है? कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म से पहले इसको ना वेक्टर फॉर्म में मत बदलो, आप डायरेक्टली ना क्या करो, वेक्टर b1 निकाल लो। तो वेक्टर b1, तो उसके लिए देखो, पहले तो ये देखो कि x का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। 1 है तो मतलब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2y। y का भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 5j। और z का भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब कितना हो जाएगा? -3j। क्या ये समझ गए कैसे आ रहा है? यस सर। ठीक है। वेक्टर b2 क्या होगा बता आयुष? -2 आएगा सर, -2 आएंगे। क्यों -2 आएगा बता भाई? ये जो है ना, इसमें नीचे वाले को देखो, समझा? तो कितना हो जाएगा? -i। इधर भी देखना 2, 5 और -3 उसी को लियो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? -i, और ये कितना हो जाएगा? +8j, और अगला वाला क्या हो जाएगा? +4k। समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद वही चीज जो हमने पिछले बार की थी, cos थीटा वाला फॉर्मूला, क्या ये बना लोगे? इसका बता दो तो मुझे b1 और b2 वाला वेक्टर क्या क्या आएगा? वेक्टर b1 क्या आएगा फर्स्ट वाले में? 2i क्या है प्लस 2j। 2i + 2j और +k, क्योंकि सभी में x y z का कोफिशिएंट क्या है? 1। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4, 1 और 8k। बन जाएगा ये दोनों। इसके लिए भी जगह छोड़ो, ये होमवर्क रहेगा, अगली क्लास फ्राइडे की होगी, उसमें मैं चेक करूंगा। किसी को डाउट तो नहीं है? पीहू पक्का बन जाएगा ना? क्या बनाना है? भूल तो नहीं जाओगे ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए। सर 2 मार्क्स के लिए तो मेरे पास। हाँ, ये 1 या 2 मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, ठीक है? ऐसा लगा फिर 4-5 का दिखाएगा। नहीं, 4-5 के लिए मिसलेनियस बचा है ना? वो तो पढ़ने की जरूरत है। चलो एक सेकंड बस इस क्वेश्चन पे ध्यान दे देना, सारे बच्चे सुन लो। यहाँ 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कौन सी इक्वेशन? चुप रखना। 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई, कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन। और आपको बोल रहा है कि ये दोनों लाइन राइट एंगल पे कट कर रही है, तो P की वैल्यू क्या होगी? तो राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0। यस। और A1 B1 C1 कहां से मिलता है? नीचे वाले टर्म। लेकिन उसका भी कंडीशन मैंने क्या बताया? x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो पहले इसमें मैं माइनस बाहर निकालूंगा ताकि x हो जाए +1, और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया मैंने क्या किया? यस। और ये माइनस को अंदर भेज दूंगा, तो x -1 अपॉन कितना हो गया? -3। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरी किसकी वैल्यू हो गई? A1 की वैल्यू। ये समझ में आ गया ना सबको? यस। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मान लो मैंने 7 कॉमन निकाल लिया। 7 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? y-2 अपॉन 2p। क्या ये क्लियर? अब इस 7 को मैं भेज देता हूं इसके अपॉन में, 2p के अपॉन में, तो कितना हो जाएगा? ये y-2 अपॉन 2p अपॉन 7। क्या ये समझ में आ गया? तो ये 2p अपॉन 7 मेरा क्या हो गया? b1 हो गया। अब उसके बाद ये C1 के लिए कुछ नहीं करना है। C1 कुछ क्यों नहीं करना है? क्योंकि z का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2। तो C1 की वैल्यू हो गई 2। यहाँ तक सबको क्लियर? यस। अब इसी तरीके से मुझे A2 B2 C2 भी निकाल के बताओ। सर A2 आएगा -3p/7। A2 B2 C2 -3p/7। -3p/7 सही है।
देख लो जिनको समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -7 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x और -1/3p, तो ये देगा x -1/3p बाय 7। फिर दूसरे वाले में से कुछ कॉमन नहीं निकालना है, y -5/1 एज इट इज। -5 आगे वाले का। हाँ, इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो z -6/5 और ये माइनस नीचे चला जाएगा तो z -6/ क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो गया हमारा A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अब परपेंडिकुलर के लिए ये डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो A1 A2 B1 B2 C1 C2 और सॉल्व करके P निकालो। निकल गया खुशबू? और किसी का निकला क्या? समझ में तो आ गया ना सबको? यस सर। तो A1 की जगह पे -3, यस सर। A2 की जगह पे 3p/7 प्लस B1 की जगह पे 2p/7 और -3p/7 सर। ये -3p/7, ये माइनस बोल गया था, सॉरी, -3p/7। हाँ, और B2 की जगह पे 1, C1 की जगह पे 2 और C2 की जगह पे -5 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो यहाँ तक हो गया क्या सबका? यस सर। सर मेरा आंसर तो 70/11 आ रहा है। P का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7। फिर आगे क्या आ रहा है बताओ? सही है। हेलो, नहीं, हाँ, P इज इक्वल टू 70/11, यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सही। तो समझ में आ गया सबको? यस सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसलिए मान लो अगर ये बोला होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर व्हिच these two lines are parallel to each other, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C। समझ गए ना? सर लेकिन फिर वो दो अलग-अलग नंबर आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन वैसा देता हूँ यस। जिससे वो तीनों में इक्वल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कितने और बच गए? 15 है ना तो इस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन खत्म करो। बना लोगे ना ये क्वेश्चन? चलो बना के जल्दी मुझे बताओ।